बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड सेकेंड सेमेस्टर के लिए जो आपका कंपलसरी पेपर है इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा और स्कूल मैनेजमेंट एंड हाइजीन। तो ये दोनों पेपर जो हैं वह सेकेंड सेमेस्टर में कंपलसरी पेपर होते हैं, आप सभी को पता है अगर आप लखनऊ यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं। अगर हम अदर यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये दोनों पेपर अदर यूनिवर्सिटी में भी देखने को मिल जाएंगे। अदर यूनिवर्सिटी में हो सकता है ये फर्स्ट ईयर में हो या फिर सेकेंड ईयर में हो। बीएड की अगर हम बात करें तो इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट जो है आपका सब्जेक्ट है। अगर हम इस सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको जो है वह कई सारे एमसीक्यूज़ मिलेंगे आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये एमसीक्यूज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लगभग 30 जो है एमसीक्यूज़ को लेकर के बात करेंगे और ये जो भी एमसीक्यूज़ यानी मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं ये कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अगर हम इन क्वेश्चंस की बात करें, हो सकता है आने वाले एग्ज़ाम में आपके मल्टीपल चॉइस टाइप बेस्ड ही क्वेश्चंस पूछे जाएं या हो सकता है थ्योरिकल बेस्ड भी पूछे जाएं। तो यहाँ पर जब तक स्कीम नहीं आती है तब तक हम कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी जैसे प्रीवियस ईयर की बात करें 2021 में मैंने बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के सभी जो सब्जेक्ट बताए थे एमसीक्यू बेस्ड पर ही बताए थे, तो पेपर भी आपका एमसीक्यू बेस्ड पर ही आया था। कोविड की वजह से हो सकता है इस बार भी ऐसा ही कुछ हो, तो यहाँ पर हमें तैयारी अपनी कर लेनी चाहिए अपने सब्जेक्ट वाइज चीज़ों को लेकर के। इसके अलावा अगर हम बात करें सब्जेक्टिव पेपर की तो सब्जेक्टिव पेपर देखिए अलग अलग है। किसी का कॉमर्स है, किसी का इकोनॉमिक्स, किसी का साइंस सब्जेक्ट है, किसी का मैथ सब्जेक्ट है, हिंदी है। तो इनके भी जो है वीडियोस बहुत जल्द मिल जाएंगे। कमेंट द्वारा आप ज़रूर बताइएगा कि आपको सब्जेक्टिव पेपर में किस टाइप के मतलब अगर हम बात करें सब्जेक्ट की तो किस सब्जेक्ट पे आपको बेस्ड एमसीक्यूज चाहिए, तो कमेंट द्वारा आप ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो को हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहला प्रश्न है, सामान्य बच्चे होते हैं। सामान्य बच्चे आप जानते हैं बच्चे दो प्रकार के देखने को मिलते हैं। अगर हम समावेशी शिक्षा की बात करते हैं, समावेशी शिक्षा में यानी इंक्लूसिव एजुकेशन में हम सामान्य बालक और विशिष्ट बालक दोनों को साथ में लेकर के जो है शिक्षित करते हैं, दोनों को साथ में लेकर के ही चलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम सामान्य बालकों की बात करें तो जिनका आईक्यू लेवल जो है 90 से 110 के बीच में होता है वह सामान्य बालक कहे जाते हैं। वहीं अगर हम 110 से 140 की बात करें तो आपके विशिष्ट बालक या प्रखर बुद्धि बालक कहे जाएंगे। देखिए, विशिष्ट बालक में भी कई प्रकार के बालक आते हैं, जैसे आपका मंद बुद्धि और कह सकते हैं समस्यात्मक बालक, कई प्रकार के विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, यहाँ पर सामान्य पूछा था तो 90 से 110 वाले आईक्यू वाले जो बच्चे हैं वह सामान्य बच्चे कहे जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा है, किसने विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुणों वाला बच्चा बताया है। यह स्टेटमेंट किसका है अगर हम बात करें यहाँ पर इस स्टेटमेंट की, तो यहाँ पर हेविट महोदय का यह स्टेटमेंट है कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुणों वाला बच्चा बताया गया है। तो स्टेटमेंट वगैरह आप जो है याद करते चलिएगा, एग्जाम में स्टेटमेंट जो है ज़रूर पूछे जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। पूछा है, आंशिक शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को विभाजित किया जा सकता है, यानी जो आंशिक शारीरिक रूप से अक्षम बालक हैं उनको कितने भागों में आप विभाजित कर सकते हैं, यही प्रश्न पूछ रहा है। तो अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो आंशिक शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को हम 4 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम आंशिक शारीरिक रूप से अक्षम बालकों के विभाजन की बात करते हैं तो 4 वर्ग हैं। जैसे पहला हो गया दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, वाणी बाधिता और अस्थि बाधित बालक। ठीक है, तो ये 4 वर्ग आपको देखने को मिलेंगे अगर हम आंशिक शारीरिक रूप से अक्षम बालकों को विभाजित करने की बात करते हैं। तो इस तरह से आप करेक्ट आंसर जो है यहाँ पर लगा सकते हैं 3 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। आंशिक दृष्टिबाधित बच्चे पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं मतलब कैसे पढ़ सकते हैं। अगर हम आंशिक दृष्टिबाधित बच्चों की बात करें तो आंशिक दृष्टिबाधित बच्चे जो पढ़ सकते हैं वह
उत्तल लेंस की सहायता से। देखिए लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, इन दोनों के लिए हम उत्तल और अवतल लेंस का अलग अलग तरीके से प्रयोग करते हैं। तो आंशिक दृष्टिबाधित बच्चों को हम उत्तल लेंस की सहायता से पढ़ाएंगे, यानी वह बच्चे इस लेंस का प्रयोग करके चश्मे में पढ़ सकते हैं अच्छे से। ठीक है, करेक्ट आंसर जो है वह 4 का ए हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है कि श्रवण दोष से ग्रसित बच्चों में दोष हो सकता है, मतलब जो कान में जिन बच्चों के दोष होता है, इससे ग्रसित बच्चों में कौन सा दोष हो सकता है। तो कान से बाहर, कान के मध्य में हो सकता है, कान के अंदर, इन सभी जगह जो है श्रवण दोष देखने को मिलता है। तो उपयुक्त तीनों जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है कि पूर्ण अथवा गहन श्रवण बाधित बच्चों का सुनने का डेसिबल स्तर होता है। अगर पूर्ण तथा गहन श्रवण बाधित बच्चा है तो बच्चों को सुनने का डेसिबल क्या स्तर होगा। आप सभी को पता है कि सामान्य जो होती है वह 90 डेसिबल की ध्वनि जो है वह मानी जाती है। यहाँ पर पूछा है कि अगर वह पूर्ण अथवा गहन दृष्टिबाधित बच्चा है तो उसका डेसिबल स्तर क्या होगा। तो 6 की बात करें तो यहाँ पर 6 का करेक्ट आंसर जो है वह 90 से 100 डेसिबल ही माना जाएगा। करेक्ट आंसर जो है वह डी हो जाएगा। अगर हम बात करें पूर्ण अथवा गहन श्रवण बाधित बच्चों को सुनने का डेसिबल स्तर, इस स्तर से ही बच्चे जो है वह सुन पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा अस्थिबाधित बच्चों की विशेषता नहीं है। कौन सा अस्थिबाधित बच्चों की विशेषता नहीं है आपको बताना है। तो यहाँ पर 7 की बात करें तो हकलाना। देखिए अस्थिबाधित, जो अस्थियों से बाधित, जिनकी हड्डियां जो हैं वह कमजोर हों या अंग भंग हो, मतलब अस्थियों में, इसके अंतर्गत जैसे मेरुदंड हो गया, मेरुदंड का वक्र होना, ठीक है, पांव फिरा और विकृत नितंब, ये सारी चीजें जो है अस्थिबाधित या हड्डियों से संबंधित जो है विशेषताएं हो जाएंगी। और इनमें पूछा नहीं है तो हकलाना, ये वाक दोष होता है हकलाना यानी वाणी दोष, तो उसके अंतर्गत आएगा। अस्थिबाधित बच्चों की विशेषता नहीं होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि है 8 नंबर का। 8 नंबर पूछा है कि प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि होती है, कितनी होती है आपको बतानी है। तो देखिए प्रतिभाशाली बच्चों की बात करें तो 1 से 120 से ऊपर, 120 से 140 जो है यह मानी गई है प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि। तो यहाँ पर देखिए 120 से कम कह दिया है, 120 से कम नहीं होनी चाहिए, 120 से अधिक यहाँ पर होता आंसर तो आपका ये हो जाता, लेकिन यहाँ 120 से कम लिख दिया है, उसके बाद और कोई नहीं, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा 140 या इससे कम। ठीक है, इतने प्रकार के जो बच्चे होंगे वह प्रतिभाशाली बच्चों की श्रेणी में आएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 9 का। निर्देशन नवयुवकों को अपने से, दूसरों से और परिस्थितियों से सामंजस्य करना सीखने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया है। यह क्या कहलाएगी, यह किसने कहा है आपको बताना है। तो 9 की बात करें तो यह स्किनर महोदय का स्टेटमेंट है। इन्होंने ही कहा है कि निर्देशन नवयुवकों को अपने से, दूसरों से और परिस्थितियों से सामंजस्य करना सीखने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया है। करेक्ट आंसर आप 9 का डी लगा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है कि परामर्श का अभिप्राय है 2 व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है, यह कथन किसका है। स्टेटमेंट वगैरह बहुत पूछता है आपके एग्जाम में, तो स्टेटमेंट वगैरह आप ध्यान में रखिएगा। तो 10 की बात करें तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मायर्स का। यह स्टेटमेंट मायर्स महोदय ने दिया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा है कि परामर्श में व्यक्ति को समस्या समाधान हेतु सहायता दी जाती है। अगर परामर्श आप दे रहे हैं व्यक्ति को किसी समस्या के प्रति या समाधान के प्रति, समस्या के समाधान के प्रति, तो आप कैसे देंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वार्तालाप के माध्यम से आप परामर्श द्वारा समस्या का समाधान बता सकते हैं किसी भी व्यक्ति को। करेक्ट आंसर आप सी लगा सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है कि परामर्श एवं निर्देशन देने वाली संस्था मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। परामर्श एवं निर्देशन देने वाली संस्था मनोविज्ञान शाला जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है आपको बतानी है। तो 12 की बात करें तो 12 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा इलाहाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है।
परामर्श से संबंधित जिले की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व करता है? कौन करता है? अगर हम बात करें परामर्श से संबंधित जिले की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व, तो 13 की बात करें, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो है परामर्श से संबंधित जिले की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व करेगा। करेक्ट आंसर आप 13 का ए लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, विद्यालय में बाल अवरोध की समस्या को रोकने में प्रमुख रूप से सहायक है। इनमें से क्या सहायक है? अगर हम बात करें विद्यालय में बाल अवरोध की समस्या को रोकने में प्रमुख रूप से सहायक, तो 14 की बात करें तो निर्देशन एवं परामर्श एक ऐसा तथ्य है जिसके माध्यम से हम विद्यालय में बाल अवरोध की समस्या को रोक सकते हैं। ये बहुत सहायक होता है, निर्देशन एवं परामर्श। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। पूछा है, निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है। क्या बताया जाएगा? तो क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है, यह हम निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बता सकते हैं। करेक्ट आंसर 15 का सी लगा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पेपर की तरफ और देख लेते हैं कुछ और संभावित प्रश्न समावेशी शिक्षा से। तो ये सब क्वेश्चन पेपर जो बताए जा रहे हैं कहीं ना कहीं प्रीवियस जो ईयर के हैं उनसे ही लिया गया है, आपको बताया जा रहा है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पहला है, यानी बहुविकल्पी प्रश्नों में 15 हमने करा दिए, 15 और करा लेते हैं। ब्रेल लिपि उपयोगी है। ब्रेल लिपि किसके लिए उपयोगी है आपको बताना है। और यहाँ पर अगर हम बात करें ब्रेल लिपि की, तो ब्रेल लिपि जो है वह किसके लिए उपयोगी है और कब मनाई जाती है? तो दोस्तों अगर हम ब्रेल लिपि की बात करें तो सबसे पहले ब्रेल लिपि जो है वह दृष्टिबाधित बालकों के लिए होती है। ठीक है, दृष्टिबाधित बालक वे होते हैं जो ठीक प्रकार से देख नहीं पाते हैं या देखने में असमर्थ होते हैं, जिसे वे सामान्य शिक्षण विधियों द्वारा शिक्षण ग्रहण भी नहीं कर पाते हैं। कुछ बालक ऐसे होते हैं जो मोटे अक्षर वाली पुस्तक को पढ़ सकते हैं तथा कार्य करने में समर्थ होते हैं। दृष्टिबाधित का मापन जो है स्नेलन चार्ट के माध्यम से किया जाता है। दृष्टिबाधित बालकों की कई सारी विशेषताएं भी हैं। ठीक है, जैसे इनकी दृष्टि क्षमता जो होती है वह 20/70 होती है। अर्थात सामान्य बालक यदि किसी वस्तु को 70 फीट की दूरी से देख सकते हैं तो दृष्टिबाधित जो है वह 20 फीट पर रखी हुई वस्तु को देखने के योग्य होते हैं। तो दोस्तों कई सारी बातें हैं दृष्टिबाधित बालकों को लेकर के। वहीं अगर हम बात करें ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा 3 या 4 जून। देखिए डेट कंफर्म नहीं है मुझे, 3 या 4 जून नहीं, जुलाई। तो दोस्तों अगर हम कंफर्म डेट की बात करें तो मुझे याद आ गया है कि जो ब्रेल लिपि है वह है आपका 4 जनवरी। मैंने जून गलती से बोल दिया, 4 जनवरी जो है वह डेट है। अगर हम बात करें जो है इसके प्रतिपादक, तो लुइस ब्रेल हैं। इन्होंने ही जो है ब्रेल लिपि का प्रतिपादन किया है। इन्हीं के नाम पर जो है ये मनाया भी जाता है 4 जनवरी को ब्रेल दिवस। ठीक है, तो इतनी सारी बातें हो गई ब्रेल लिपि के बारे में। ध्यान रखिएगा, हो सकता है आने वाले एग्जाम में डेट पूछ ले, तो डेट याद रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, पिछड़े बालकों की पहचान हेतु परीक्षण है। जो पिछड़े बालक होते हैं उनकी पहचान आप कैसे करेंगे, किस परीक्षण द्वारा, यही प्रश्न पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, 2 का करेक्ट आंसर जो है वह भी देखने को मिलेगा। मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण द्वारा आप पिछड़े बालकों की पहचान कर सकते हैं। क्या आपको पता है कि पिछड़े बालक किसे कहते हैं? तो दोस्तों अगर हम पिछड़े बालकों की बात करें तो पिछड़े बालक ऐसे बालक होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि औसत से कम होती है। यानी सामान्य बालक 90 होंगे तो उनसे जो उनकी बुद्धि लब्धि कम होगी, मान लीजिए 80 हो गई या 70 हो गई या 60 हो गई, ठीक है, तो उनकी अगर बुद्धि लब्धि औसत से कम है, ऐसे बालकों की विचारशीलता की क्षमता का विकास अपेक्षाकृत कम होगा। ठीक है, पिछड़े बालक विद्यालय के कार्य में सामान्य रूप से प्रगति करने में असमर्थ दिखाई देते हैं। जब उनकी तुलना उन्हीं की आयु के समकक्ष बच्चों से की जाती है तो उनमें शैक्षिक कमी दृष्टिगत होती है। तो यह हो गया पिछड़ा बालक। तो यहाँ पर इनका जो परीक्षण आप करेंगे वह मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण द्वारा करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। तो इसे हम देख लेते हैं। पूछा है कि वंचित होना निम्न स्तरीय जीवन दशा या अलगाव को पोषित करता है जो कि कुछ व्यक्तियों को उनके समाज की सांस्कृतिक उपलब्धियों में भाग लेने से रोक देता है। यह कथन किसका है? देखिए स्टेटमेंट वगैरह बहुत पूछता है, तो आप ध्यान में रखिएगा। तो आंसर की अगर हम बात करें तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको बी देखने को मिलेगा। यह स्टेटमेंट वॉलमैन महोदय का है।
ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। पूछा है वी एन दास के अनुसार वंचित बालकों का लक्षण नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें वंचित बालकों की, तो वंचित बालक विशिष्ट बालकों की ही एक श्रेणी है जिसकी उत्पत्ति सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विषमताओं के कारण होती है। निरंतर वैज्ञानिक, तकनीकी तथा आर्थिक प्रगति के बावजूद हमारे समाज के विभिन्न वर्गों में बहुत ही असमानता जो है विद्यमान है। एक वर्ग बहुत ही संपन्न तो दूसरा बहुत ही जो है विपन्न होता है। दूसरे वर्ग के बालक अनेक प्रकार की सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। इन सुविधाओं की कमी के कारण उनका विकास सामान्य बालकों की तरह नहीं हो पाता है और उनका विकास जो है अवरुद्ध हो जाता है। तो वंचित बालक वह है कहीं ना कहीं गरीब वर्ग और अमीर वर्ग, जैसे आप मान लीजिए दोनों वर्ग में बच्चे देखने को मिलते हैं। तो जो गरीब वर्ग हैं उनमें बच्चों का विकास जो है सही से नहीं हो पाता, कभी कभी या कह सकते हैं पूरी तरीके से नहीं हो पाता, तो वही वंचित बालक की श्रेणी में आ जाते हैं। तो पूछा है कि वंचित जो बालक हैं दास के अनुसार उनका लक्षण कौन सा इसमें से नहीं है। तो 4 की बात करें तो उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि, यह इनका लक्षण देखने को नहीं मिलेगा। बाकी बौद्धिक विकास से क्रमिक ह्रास यानी जो धीरे धीरे होता है। शैक्षिक उपलब्धि में क्रमिक ह्रास यानी जो क्रमिक मतलब जो लगातार कमी या मतलब उनमें कमी धीरे धीरे बढ़ती जाती है, क्रमिक ह्रास मतलब, ठीक है। शैक्षिक जीवन का अपरिपक्व रूप से समापन, तो ये सारे तो दोष हो जाएंगे, लक्षण हो जाएंगे। लेकिन उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि, उत्कृष्ट मतलब अच्छी शैक्षिक उपलब्धि, ये मिल नहीं पाएगी अगर हम बात करें वंचित बालकों के अंदर की। तो करेक्ट आंसर आप 4 का ए लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है बाल अपराधी बालकों के उपचार की विधि है। बाल अपराधी जो है बच्चों के उपचार की विधि में से कौन सी है आपको बतानी है। तो 5 की बात करें तो मनोविश्लेषणात्मक विधि, परिवीक्षण विधि और मनोवैज्ञानिक विधि, ये सभी विधियां आ जाएंगी बाल अपराधी बालकों के उपचार की विधियों के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 6 पूछा है कि विशिष्ट वर्ग के बालक नहीं होते हैं, इनमें से विशिष्ट वर्ग के बालक कौन नहीं होंगे आपको बताना है। तो 6 की बात करें, 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सामान्य बालक। सामान्य बालक जो है विशिष्ट वर्ग के अंतर्गत नहीं आते हैं। मैंने पहले ही बताया कि समावेशी शिक्षा में हम 2 तरह के बालकों को लेकर के बात करते हैं, जिसमें सामान्य बालक आ जाएंगे जो नॉर्मल चाइल्ड होते हैं या कह सकते हैं जनरल चाइल्ड होते हैं, ठीक है। और एक स्पेसिफिक होते हैं यानी विशिष्ट वर्ग के बालक, जिसमें हम पिछड़े बालक, विकलांग बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, इन सभी को कंसीडर करते हैं, तो वो विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आएंगे। तो विशिष्ट वर्ग के सभी बालक होंगे जबकि सामान्य बालक अलग देखने को मिलेंगे। करेक्ट आंसर 6 का सी लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है मनोविश्लेषण विधि के जनक हैं। मनोविश्लेषणात्मक विधि या मनोविश्लेषण विधि के जनक जो है वह सिगमंड फ्रायड महोदय हैं। करेक्ट आंसर आप 7 का सी लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। 8 पूछा है कि प्रतिभाशाली बालकों हेतु शिक्षण विधि है। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं जिनका IQ लेवल 120 प्लस होता है, 120 से 140 के बीच में, ऐसे बालक जो हैं प्रतिभाशाली बालक की श्रेणी में आते हैं। इनका IQ लेवल जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे बालकों हेतु शिक्षण विधि आप कौन सी अपनाएंगे, यही प्रश्न पूछा है। तो विशिष्ट कक्षाएं यानी विशिष्ट कक्षा आप लेकर के प्रतिभाशाली बालकों हेतु शिक्षण विधि जो है वो अपनाएंगे, क्योंकि उनका IQ लेवल जो होता है हाई स्टैंडर्ड का होता है। इसके लिए आपको विशिष्ट कक्षाएं जो है लेनी पड़ेंगी प्रतिभाशाली बालकों हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। टर्मन के अनुसार सामान्य बुद्धि बालकों में बुद्धिलब्धि होती है। तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि जो सामान्य बालक होते हैं उनकी बुद्धिलब्धि कैसी होती है, तो 90 से कम नहीं होनी चाहिए और 110 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, अगर हम सामान्य बुद्धिलब्धि बालकों की बात करें, ठीक है। करेक्ट आंसर आप डी लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है कि CAT परीक्षण है। देखिए, अगर हम CAT और TAT परीक्षण की बात करें तो दोनों परीक्षण अलग अलग हैं। CAT और TAT परीक्षण 2 प्रकार के हैं, अलग अलग हैं। अगर CAT की बात करें तो यह है बालिकाओं के लिए। कौन सा? CAT परीक्षण। इस प्रकार के टेस्ट को हम चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट करके बोलते हैं, यानी बाल अंतर्बोध परीक्षण,
ठीक है, लियोपोल्ड महोदय ने इस परीक्षण को किया था किस पर? बालिकाओं के लिए। करेक्ट आंसर आप भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश स्थित है। मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है आपको बताना है। तो दोस्तों इसका भी आंसर हमने जान लिया था, मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में स्थित है। आचार्य नरेंद्र देव समिति की संस्तुति के आधार पर बालकों को मनोवैज्ञानिक सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग के तत्वाधान में 1947 ध्यान रखिएगा ईस्वी में इलाहाबाद में मनोविज्ञानशाला की स्थापना जो है वह की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। पूछा है, व्यक्ति को बुद्धिमत्ता चयन एवं सामंजस्य के लिए दी जाने वाली सहायता निर्देशन है, यह स्टेटमेंट किसका है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 12 का बी होगा, आर्थर जे जोन्स का है स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है कि निर्देशन का प्रकार नहीं है। निर्देशन के प्रकार की बात करें तो शैक्षिक निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन, ये सभी प्रकार के अंतर्गत होंगे, जबकि लिखित निर्देशन जो है यह निर्देशन का प्रकार नहीं है। करेक्ट आंसर बी लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। 14 पूछा है कि निर्देशन तथा परामर्श देने का कार्य प्रारंभ होता है, किस स्तर पर प्रारंभ होगा? अगर हम निर्देशन तथा परामर्श की बात करें तो 14 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, जो है प्राथमिक स्तर पर आप निर्देशन तथा परामर्श देने का कार्य जो है प्रारंभ करेंगे। वहीं अगर दोस्तों अगर हम निर्देशन तथा परामर्श की बात करें तो होता क्या है, निर्देशन का क्षेत्र व्यापक होगा, परामर्श का क्षेत्र संकुचित। सबसे पहली बात, निर्देशन की आवश्यकता सामान्य सभी व्यक्तियों को होती है, जो सामान्य व्यक्ति होंगे उन सभी को होगी निर्देशन की आवश्यकता। वहीं परामर्श की आवश्यकता की बात करें तो केवल उन व्यक्तियों को होती है जिन्हें विशेषतः शैक्षिक मनोवैज्ञानिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, निर्देशन जो है व्यक्तिक या सामूहिक रूप से दिया जाता है और परामर्श की प्रक्रिया प्रमुख रूप से सामूहिक होती है। निर्देशन शक्ति, समय और वित्तीय रूप से मितव्यय यानी कम खर्चीली है और परामर्श जो है दीर्घकालिक होने के साथ साथ खर्चीली प्रक्रिया मानी जाती है। तो आप समझ गए होंगे निर्देशन और परामर्श को आसान से शब्दों में। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। परामर्श से संबंधित जो है उपकरण कौन कौन से हैं आपको बताने हैं। तो देखिए, परामर्श से संबंधित उपकरण कई सारे हैं, क्योंकि यह जो है आपका दीर्घकालिक होता है। संचित अभिलेख, आत्मकथाएं, निरीक्षण और साक्षात्कार, इतनी सारी चीजें हो गई इसके उपकरण के अंतर्गत। करेक्ट आंसर 15 का डी हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट MCQs के साथ, अगर हम बात करें समावेशी शिक्षा के सब्जेक्ट की। इसके अलावा अगर हम बात करें स्कूल मैनेजमेंट एंड हाइजीन, तो उसको भी हम शुरू करेंगे जल्द ही। उम्मीद है और आशा है आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।